आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम और इस वक्त हम पेश कर रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। खैर मकदम है आपका, मैं हूं इमरान खान। आइए आगाज करते हैं दुनिया भर की अहम खबरों की। पादरी एंड्रू ब्रंसन की हिरासत पर अमेरिकी और तुर्की के बीच बड़ी कशीदगी। अमेरिका ने तुर्की के 2 वज़रा पर आयत की पाबंदी। वहीं तुर्की ने कहा है कि अमेरिका को माकूल जवाब दिया जाएगा। नेटो के 2 अहम ममालिक अमेरिका और तुर्की में कभी बेहतर ताल्लुकात थे, लेकिन शाम में कुर्द प्रोटेक्शन फोर्सेस को अमेरिकी मदद और तुर्की में नाकाम क्रू के बाद अमेरिकी पादरी एंड्रू ब्रंसन की गिरफ्तारी ने दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी बढ़ा दी है। अमेरिका ने पादरी एंड्रू ब्रंसन को जेर हिरासत रखने के मामले में तुर्की के 2 वज़रा पर पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिका का कहना है कि वजीर इंसाफ अब्दुल हमीद गुल और वजीर दाखिला सुलेमान सोइलू ने अमेरिकी पादरी की 2016 में गिरफ्तारी और फिर जेर हिरासत रखने में अहम किरदार अदा किया। Seen no evidence that Pastor Brunson has done anything wrong, and we believe he is a victim of unfair and unjust detention by the government of Turkey. At the President's direction, the Department of Treasury is sanctioning Turkey's Minister of Justice and Minister of Interior. वहीं अमेरिकी इक़दाम पर तुर्की ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। तुर्की के वजीर खारजा मौलूद चाविश ने अमेरिकी इंतजाम से मुतालबा किया है कि वो इस गलत फैसले को वापस लें। चाविश ने ट्वीट करके कहा है कि तुर्की सही वक्त पर इसका जवाब देगा। वहीं वजीर इंसाफ अब्दुल हमीद गुल ने ट्वीट करके कहा है कि उनका अमेरिका में कुछ नहीं है और वो कभी अमेरिका जाना भी नहीं चाहते। उधर वजीर दाखिला सुलेमान सोइलू ने कहा कि अमेरिका में उनकी सिर्फ एक चीज है, फतेहुल्लाह गुलेन, और वो से तुर्की लाकर रहेंगे। आपको बता दें कि पादरी एंड्रू ब्रंसन को 2 साल कबल गिरफ्तार किया गया था। उन पर इल्जाम है कि वो तुर्की में 2016 में हुई नाकाम फौजी बगावत में शामिल था। फिलहाल एंड्रू ब्रंसन को एक मकान में नजरबंद रखा गया है। अगर ब्रंसन पर इल्जाम साबित हो जाते हैं तो उन्हें 30 से 35 साल की सजा हो सकती है। तुर्की का मानना है कि 2016 में हुई नाकाम बगावत में फतेहुल्लाह गुलेन का हाथ था। गुलेन फिलहाल अमेरिका में है। तुर्की अमेरिका से कई मर्तबा मुतालबा कर चुका है कि वो गुलेन को उसके हवाले करे, लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो अमेरिका और तुर्की के दरमियान कशीदगी बढ़ती नजर आ रही है। वॉशिंगटन के मुताबिक तुर्क वजीर इंसाफ और वजीर दाखिला अमेरिकी पादरी एंड्रू ब्रंसन की गिरफ्तारी में मुलव्विस थे, तो तुर्की ने कहा कि अमेरिका को माकूल जवाब दिया जाएगा और इन दोनों ही वज़रा पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है तुर्की के। इधर तुर्की भी अपने बयान जारी कर रहा है और साफ तौर पर तुर्की का कहना है कि वो इस मामले में माकूल जवाब आगे अमेरिका को देगा। तो आपको बता दें कि अमेरिका और तुर्की के दरमियान पिछले कुछ महीनों में बहुत तेजी से जो ताल्लुकात हैं वो बिगड़े हैं और अमेरिका और तुर्की जो एक जमाने में कभी करीब थे, अब इनके बीच में काफी गहराई होती जा रही है, काफी बड़ी खाई बनती जा रही है। और ये जो नया मामला है पादरी की गिरफ्तारी का, पादरी एंड्रू ब्रंसन की गिरफ्तारी का, उस मामले में आपको बता दें ये पूरा मामला खास तौर से अमेरिकी पादरी का है जो कि तुर्की में रह रहे थे और इन पर इल्जाम है कि जो तुर्की में तख्ता पलट की कोशिश हुई थी फौज के जरिए, उसमें इनका भी हाथ था, इनकी भी साजिश थी और इसी बिना पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। और अगर ये इस मामले में मुजरिम साबित हो जाते हैं तो इन्हें 30 से 35 साल की सजा हो सकती है। शाम में ईरानी फोर्सेस ने अपने भारी हथियारों को इजराइल के जेरे कब्जा गोलान पहाड़ियों के सरहदी इलाकों से 85 किलोमीटर दूर तक पीछे हटा लिया, लेकिन इजराइल ने इस इनकला को नाकाफी करार दिया है। रूस के खुसूसी एलची बराए शाम अलेक्जेंडर लाफरनतेव ने गोलान पहाड़ियों से ईरानी फोर्सेस की इनकला की इत्तला दी है। रूस इजराइल को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो शामी कंट्रोल में गोलान सरहद के नजदीक सिर्फ शामी फोर्सेस ही तैनात करना चाहता है, लेकिन इजराइल का कहना है कि ईरानी और उसके जेर असर तमाम फोर्सेस शाम से मुकम्मल तौर पर निकल जाएं। इजराइल का कहना है कि शाम में मौजूद ईरानी मिसाइल और ड्रोन उसके लिए खतरा है। वहीं रूस ने कहा है कि वो शाम में गोलान की पहाड़ी इलाकों में शामी और इजरायली महाजों पर रूसी मिलिट्री पुलिस तैनात करेगा। Сегодня миротворцы ООН в сопровождении आज हम लोगों ने अक़वाम मुत्तहिदा अमन फोर्सेस के साथ इसराइली शाम सरहद पर पेट्रोलिंग की। 6 साल में पहली बार यहाँ ऐसा हुआ है।
ट्रांजिशन पीरियड के दौरान 8 निगरानी चौकी पर रूस की मिलिट्री पुलिस सरहद पर तैनात की जाएगी। फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली जुल्म और सितम जारी है और अब इजरायल ने गाजा की ईंधन और गैस की सप्लाई रोक दी है। इजरायल का कहना है कि गाजा में मजम्मतकारों की जानिब से लगातार पत्थरबाजी और गैस और तेल से भरे बैलून छोड़े जा रहे हैं। इजरायली वजारत दिफा ने करीम शेलोम गुजरगाह से फलस्तीनियों को ईंधन सप्लाई करने वाले टैंकरों को रोक दिया है। इजरायल की इस जारहाना कार्रवाई से गाजा में ईंधन की शदीद किल्लत हो गई है। हमास के जेरे इंतजाम गाजा में 18 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। बिजली नहीं रहने की वजह से आम जिंदगी मफलूज हो गई है। वाज़ेह है कि इससे कबल इसराइल ने साहिली इलाकों से होने वाली रसद की सप्लाई भी रोक दी थी। आपको बता दें कि इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों का एहतजाज 30 मार्च से जारी है। फिलिस्तीनियों का कहना है कि जब तक इसराइल गाजा का मुहासरा खत्म नहीं करता एहतजाज जारी रहेगा। Our country and army is obviously not doing enough, but what do you do about people with kites? So our solution is to find a civilian solution to the civilian problem. We are going to solve this problem. इधर यूरोपीय मुल्क डेनमार्क में नकाब पर पाबंदी के खिलाफ हजारों लोगों ने एहतजाज किया। राजधानी के कोपेनहेगन राजधानी में बड़ी तादाद में खवातीन सड़कों पर उतरकर हुकूमत की ऐसे पॉलिसी की मुखालफत कर रही थी। मुजाहिरीन ने मास्क, नकाब, बुर्का पहनकर और चेहरों को ढककर सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। इन लोगों का कहना है कि हुकूमत ने नाकाम जो फैसले लिए हैं वो बेहद गलत है। नकाब पर पाबंदी लगाकर मजहबी आज़ादी की खुली खिलाफ वर्जी की है। मुजाहिरीन ने मगरबी ममालिक पर मुसलमानों से भेदभाव का इल्ज़ाम लगाया है। उनका कहना है कि यूरोपीय ममालिक सभी मजहब की आज़ादी का दावा करते हैं, लेकिन मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। उन्हें धार्मिक पहचान के साथ जीने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि डेनमार्क हुकूमत ने मई में नकाब पर पाबंदी को मंजूरी दी थी, जो पिछले 3 दिन से लागू है और अब यहां पर बुर्का पहनने पर भारी जुर्माना अदा करना होगा। It makes me sad. It's a discriminating law. It's an absurd law. It's a law that doesn't make sense in practice. It's a law that doesn't make sense juridically. Well, we want to take a stand against political Islam, against the fundamentalists in our society. We have some people who believe that they're in their good right to wear a headscarf that covers all of the face, so we are not able to see their face, the authorities are not able to see their face, and this is what we want to take a stand against. एक छोटा सा वक्फा हम यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे, आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। आप देख रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत की जांच कर रहे खुसूसी वकील डेविड मूलर पर निशाना साधा है। ट्रंप ने ट्वीट करके अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस से कहा है कि वो 2016 के इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के इल्जामात के खुसूसी वकील रॉबर्ट मूलर की जांच को रोकने के लिए कदम उठाएं। ट्रंप के इस ट्वीट पर अपोजिशन जमातों ने सवाल उठाए हैं, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने सफाई पेश की है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा सैंडर्स ने कहा कि ये सिर्फ एक राय है, कोई हुक्म नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बेहद अफसोसनाक है कि जांच के दौरान खासतौर से कई बार सदर को निशाना बनाया गया। जांच के दौरान सारा ने कहा कि ट्रंप जांच में रखना नहीं डाल रहे हैं, वो इससे लड़ रहे हैं। सदर अपनी राय रख रहे हैं और बदनवानी को लेकर अपनी मायूसी का इजहार कर रहे हैं। Look, the president is not obstructing, he's fighting back. The president is stating his opinion, he's stating it clearly, and he's certainly expressing the frustration that he has with the level of corruption that we've seen from people like Jim Comey, Peter Strzok, Andrew McCabe. There's a reason that the president's angry, and frankly, most of America is angry as well, and there's no reason he shouldn't be able to voice that opinion. 1950 से 1953 की कोरियाई जंग में मारे गए 55 अमेरिकी फौजियों की बाकियात वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। ट्रंप और किम जोंग के बीच हुए समझौते के तहत कुछ दिन पहले ही शुमाली कोरिया ने ये बाकियात लौटाए थे। शुमाली कोरिया ने अमेरिकी झंडे में लिपटे ताबूतों के अंदर रखे गए बाकियात हवाई में अमेरिकी बहरी फौजी अड्डे पर्ल हार्बर लेकर पहुंचने के बाद अमेरिकी नायब सदर माइक पेंस ने इन बाकियात को रिसीव किया। इस मौके पर मारे गए फौजियों को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर पेंस ने कहा कि अमेरिका तब तक कोशिशें बंद नहीं करेगा जब तक कि कोरियाई जंग में जान गंवाने वाले हर फौजी के बाकियात अमेरिका वापस नहीं आ जाते। वहीं ट्रंप ने इस कार्रवाई के लिए शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग का शुक्रिया अदा किया है। आपको बता दें कि 1950 से 53 के बीच कोरियाई जंग के दौरान तकरीबन 35,000 से ज्यादा अमेरिकी फौजी मारे गए थे, जबकि 7,000 लापता हैं। हजारों फौजियों का कुछ पता नहीं चला। Some have called the Korean War
the forgotten war. But today, we prove these heroes were never forgotten. Today, our boys are coming home. I know that President Trump is grateful that Chairman Kim has kept his word. And we see today as tangible progress in our efforts to achieve peace on the Korean Peninsula. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अगले साल हिंदुस्तान के दौरे पर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल यौम जमहूरिया के मौके पर हिंदुस्तान की तरफ से ट्रंप को मेहमान खुसूसी के लिए दावतनामा भेजा गया, लेकिन इस दावतनामे पर अमेरिका ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा सैंडर्स ने बताया कि ट्रंप को दावतनामा तो मिला है, लेकिन उन्होंने फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। वाज़ेह है कि अगर ट्रंप 2019 में यौम जमहूरिया की परेड में शिरकत करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये दूसरा मौका होगा जब कोई अमेरिकी सदर यौम जमहूरिया में मेहमान खुसूसी होगा। इससे पहले 2015 में अमेरिकी सदर बराक ओबामा यौम जमहूरिया के मौके पर मेहमान खुसूसी बने थे। The invitation has been extended, but I don't believe a final decision has been made. I do know that both Secretary Mattis and Secretary Pompeo will be traveling to India. I believe it's next month, and we'll begin the dialogue and the process and potential discussion for a presidential visit later in the year. आसियान कॉन्फ्रेंस से रूसी वजीर खारजा सरगेई लावरोव ने अपने चीनी हममनसब वांग ई से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों लीडरों ने बाहमी ताल्लुकात और कोरियाई जजीरे से के मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। रूसी वजारत खारजा ने बताया कि सिंगापुर में होने वाली इस मुलाकात में इलाकाई सतह पर क़याम अमन के हवाले से मुख्तलिफ मामलात में तबादला ख्याल किया गया। वहीं चीन के वजीर खारजा वांग यी ने कहा है कि सिंगापुर के वजीर खारजा ने ऐलान किया कि चीन और आसियान ममालिक साउथ चाइना सी के मसले पर बातचीत के लिए एकल मसौदे पर राजी हैं। पाकिस्तान में हुए आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी को लेकर सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। एक तरफ जहां पीटीआई सदर इमरान खान वजीर आजम ओहदे का हलफ लेने की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो दूसरी जानिब सभी अपोजिशन जमातें एक साथ आकर के हुकूमत बनाने का दावा करती नजर आ रही हैं। इस्लामाबाद में हुई ऑल अपोजिशन जमात की मीटिंग हुई, जिसमें तय हुआ कि वजीर आजम के अलावा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर समेत दीगर ओहदों के सभी लोग एक साथ मुकाबला करेंगे। मीटिंग में तय हुआ कि वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून, स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी और डिप्टी स्पीकर के लिए मुत्तहिदा मजलिस अमल से उम्मीदवार खड़े होंगे। और इस मौके पर अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन कमीशन पर भी जमकर निशाना साधा। हमारी जो आज मीटिंग हुई है, सारी पार्टीज मौजूद थी। सबके हम शुक्रगुजार हैं कि यहाँ आए। हम स्पीकर हाउस में हमें जगह भी मिली है। नेशनल असेंबली में सबसे पहले तो स्पीकर का इलेक्शन आएगा, जो हमने मुत्तफका फैसला किया है कि हम साथ लड़ेंगे। हमारा नामजद कैंडिडेट पार्टीज तय करेंगी, लेकिन कैंडिडेट होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से स्पीकर का। डिप्टी स्पीकर का कैंडिडेट MMA से होगा। मैं बिल्कुल नाम नहीं भूलती हूँ, मुत्तहिदा मजलिस अमल का। और लीडर ऑफ अपोजिशन तो नहीं, मगर हम नहीं बल्कि उससे आगे हम वजीर आजम का जो कैंडिडेट होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से होगा। और हमारी उम्मीद है कि हम ये जल्द टर्म्स ऑफ रेफरेंस और हदोखाल सब बना सकेंगे, क्योंकि ये धांधली ज़दा इलेक्शन को हम नहीं मानते और हम फिर मुस्तरद करते हैं इस इलेक्शन को और इस इलेक्शन कमीशन को। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौटेंगे और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज।
ब्रेक के बाद खैर मकदम में आपका आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। जिम्बाब्वे में पीर के रोज इंतखाबात के बाद शुरू हुए मुजाहरे में 3 अफराद मारे गए हैं जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। दारुल हुकूमत हरारे में फौज तैनात कर दी गई जबकि मजीद तशद्दुद का खतरा बरकरार है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग की। उधर जिम्बाब्वे के सदर एमरसन मननगवा ने लोगों से अमन कायम रखने की अपील की और सिक्योरिटी अफवाज से कहा है कि वो लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल न करे। मननगवा सदारती इंतखाबात के बाद पैदा हुए बहरान से निपटने के लिए अपोजिशन रहनुमा नेल्सन चमीसा से बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिम्बाब्वे में तशद्दुद उस वक्त भड़क उठा जब अपोजिशन जमातों के हामी इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए सड़कों पर उतर गए और सरकारी इमलाक को निशाना बनाने लगे। अपोजिशन के हामी मुजाहिरीन के खिलाफ हुकूमतों की जो खासतौर से हुकूमती कार्रवाई पर आलमी बरादरी ने तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया है, इजहार किया है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस वक्त जिम्बाब्वे पीर के रोज जो इंतखाबात के बाद शुरू हुए मुजाहरे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और 3 अफराद मारे गए हैं जबकि दर्जनों जख्मी हो गए हैं। दारुल हुकूमत हरारे में फौज तैनात कर दी गई है जबकि मजीद तशद्दुद का खतरा बरकरार है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग की। उधर जिम्बाब्वे के सदर एमरसन मननगवा ने लोगों से अमन कायम की अपील की है। Today we saw the deployment of military tanks and firing of live ammunition on civilians for no apparent reason. Civilians are allowed to demand the respect of their rights in a lawful manner. Any disorder may be dealt with by the police, who are best trained for public order. Soldiers are trained to kill during war. We are seriously made to wonder what this means. Are we in war? Are civilians the enemy of the state? The loss of lives is the most painful experience we ever get subjected. तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिम्बाब्वे में इंतखाबात के बाद मुजाहरों का दौर जारी है और इन्हें काबू में करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। Indicate that the stakeholders need to be very patient as we finalize the process of verification of the results, as we are still doing this within the provisions of the Electoral Act, which give the Commission the 5-day period for purposes of announcement of the results. और ये जो आपने अभी बात सुनी वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है जिम्बाब्वे में, जहां पर लोगों से अपील की गई है कि आप अमन बनाए रखिए मुल्क में। इस पूरे मामले को लेकर के अपनी तरफ से पेशरफ्त की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और इसको लेकर के जांच होगी और इस पर काम किया जा रहा है। उधर अफ्रीकी मुल्क माली में इतवार को हुए सदारती इंतखाबात में अपोजिशन ने धांधली का इल्जाम लगाया। अपोजिशन के 15 उम्मीदवारों ने हुकूमत से कहा है कि वो इस इंतखाबी अमल में बेज़ाब्ती की छानबीन करें और इस इलेक्शन के नताइज अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन इससे कबल ही सदर इब्राहिम अबू बकर ने अपनी बरतरी का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ इब्राहिम के मरकजी हरीफ उम्मीदवार सुमाइला सीसी का कहना है कि हतमी फैसले के लिए दूसरे मरहले की वोटिंग की दरकार होगी और इस इलेक्शन में अगर कोई उम्मीदवार 50% की मतलूबा अक्सरियत हासिल ना कर सका तो दूसरे मरहले की वोटिंग 12 अगस्त को होगी। वहीं अवाम का कहना है कि इस बार इक़्तिदार में तब्दीली जरूरी है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं माली की, जहां पर अफ्रीकी मुल्क माली में खासतौर से इतवार को हुए सदारती इंतखाबात में अपोजिशन ने धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। अपोजिशन के 15 उम्मीदवारों ने हुकूमत से कहा कि वो इन इंतखाबी अमल में बेज़ाब्ती की छानबीन करें और इस इलेक्शन के नताइज अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन इससे कबल ही सदर इब्राहिम अबू बकर ने अपनी बरतरी का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ इब्राहिम के मरकजी हरीफ उम्मीदवार सुमाइला सीसी का कहना है कि हतमी फैसले के लिए दूसरे मरहले की वोटिंग की दरकार होगी और इस इलेक्शन में अगर कोई उम्मीदवार 50% की मतलूबा अक्सरियत हासिल न कर सका तो दूसरे मरहले की वोटिंग 12 अगस्त को होगी। इधर डेमोक्रेटिक
रिपब्लिक ऑफ कांगो के अपोजिशन लीडर जीन पेरी बेम्बा के मुल्क वापस लौटने के बाद एक और जहां अपोजिशन लीडर मॉस कुटुंबी ने भी मुल्क वापस लौटने का फैसला किया, ऐलान किया है। फिलहाल वो जनूबी अफ्रीका में रह रहे हैं। मॉस कुटुंबी कांगो में दिसंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं। उन्होंने कांगो सिविल एविएशन अथॉरिटी से अपना निजी तैयारा उतारने की इजाजत मांगी है। मॉस कुटुंबी एक अमीर बिजनेसमैन है। 2016 में बदनवानी के इल्जाम के बाद वो कांगो छोड़कर जनूबी अफ्रीका चले गए थे। कुटुंबी का कहना है कि वो कांगो में बेहतरी लाने के लिए मुल्क वापस लौटना चाहते हैं और अगर मॉस कुटुंबी को इंतखाबात में हिस्सा लेने दिया जाता है तो उनका मुकाबला मौजूदा सदर जोसेफ कबीला से होगा, जो कि 2001 से इक़्तिदार पर काबिज हैं। I'm going back to Congo. I've got a fight, a peaceful fight for our country to have the first peaceful transition. I'm going back. I'm not scared about anything. I didn't do anything wrong. लैटिन अमेरिकी मुल्क निकारागुआ में हुकूमत के खिलाफ आवाम का एहतजाज जारी है। लोग हुकूमत की सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ लगातार मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन सदर डेनियल ओर्टेगा पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। अप्रैल में शुरू हुए मुजाहरे के बाद से अब तक 230 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं सदर डेनियल ओर्टेगा की हुकूमत ने आईनी हुक्म को रोकने के लिए मुजाहिरीन पर तशद्दुद का इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। वहीं हुकूक इंसानी के इदारों ने हुकूमत पर तशद्दुद के सहारे मुजाहरे को कुचलने का इल्ज़ाम लगाया और इन तंजीमों के मुताबिक अप्रैल महीने से शुरू हुए इस बहरान में अब तक 351 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें कि निकारागुआ में खासतौर से जो लैटिन अमेरिका मुल्क है निकारागुआ, यहाँ पर हुकूमत के खिलाफ आवाम का एहतजाज जारी है। लोग हुकूमत की सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं और सदर जो डेनियल ओर्टेगा है उन पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। अप्रैल में जो मुजाहरे शुरू हुए थे अब तक 230 लोगों की जान इनकी वजह से जा चुकी है। वहीं सदर डेनियल ओर्टेगा की हुकूमत ने आईनी हुक्म को रोकने के लिए मुजाहिरीन पर तशद्दुद का इस्तेमाल किया ही इल्ज़ाम लग रहा है। वहीं हुकूक इंसानी के इदारों ने हुकूमत पर तशद्दुद के सहारे मुजाहरे को कुचलने का इल्ज़ाम लगाया है। इन तंजीमों के मुताबिक अप्रैल महीने से शुरू हुए इस बहरान में अब तक 351 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में शदीद गर्मी के बायस गुज़िश्ता हफ्ते से भड़की आग में मजीद शिद्दत पैदा हो गई है। शुमाली जंगलात में लगी आग से अब तक 6 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हज़ारों अफराद को अपना घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा है। कैलिफोर्निया की सासता काउंटी के शरीफ ने मीडिया को बताया कि कुल 16 अफराद के लापता होने की शिकायत मिली है, जिसमें कि 12 को तलाश कर लिया गया है, जबकि 4 अफराद को तलाश जारी है। आग अब तक 17,000 हेक्टेयर के रकबे को जलाकर आग कर चुकी है। 4,000 से ज़्यादा फायर फाइटर 11 दिनों से आग पर काबू पाने की कोशिश में हैं, लेकिन खुश्क मौसम की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त आग ये लगी हुई है और बहुत बड़े इलाके को इस आग ने अपनी जद में ले लिया है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।